एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने देश को एक नया फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला देश की राष्ट्रीय एकता को, देश में सामाजिक समरसता को और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने वाला बताया जा रहा है। लेकिन ये तो एक बात रही, ये फॉर्मूला विपक्ष के भी उस तमाम मंसूबों को खत्म करने वाला बताया जा रहा है जो 2024 में कोशिश की गई थी, जो राजमाइश हुई थी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक, और 2029 में भी पूरा विपक्ष इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इस बीच पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे बयान दिए थे। ये पहली दफा नहीं है कि मोहन भागवत ने कोई ऐसा बयान दिया हो। आपको याद होगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने देश को एक नया नारा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया उन्होंने कहा है कि एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान। आखिर इस तरह के बयानों की देश को आज जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं जाति पर वोट लेने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। जातिगत जनगणना की मांग, ये तमाम बातें ये बताने के लिए काफ़ी कि किस तरह से देश में अलग अलग तरीके से वोट बैंक का एक प्रतिशत कर लिया गया है। कैसे हम आंकड़ा करते हैं कि जैसे 10% इस जाति का वोट मिल जाएगा, 10% इस जाति का वोट मिल जाएगा, 20% इस जाति का मिल जाएगा, तो 70% अगर वोटिंग हुई तो इतनी प्रतिशत अगर वोटिंग ये जाति वाले लोग हमें दे देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। ये पूरा आंकड़ा तैयार कर लिया है और इसी आंकड़े के आधार पर द्वेष की भावना फैलाने का काम राजनीतिक पार्टियां करती हैं जो कि फिलहाल सत्ता पर नहीं आ पा रही हैं। तो अब दूसरी तरह से आप देखिए कि बीजेपी क्या करती है। बीजेपी ने कभी जातिगत बात नहीं, बीजेपी का मतलब रहता है कि देश को और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है और खासकर एक हिंदू समाज की बात जो होती है, कई बार ऐसे बयान आते हैं जो बताते हैं कि जो बहुसंख्यक आबादी है उनके लिए काम करना और उनको आगे बढ़ाना। आरएसएस की विचारधारा थोड़ा सा हटके है, वो देश की बात करते हैं, राजनीतिक बातें वो नहीं करते हैं। अब जो मौजूदा बयान कहा गया कि एक मंदिर, एक शमशान घाट और एक कुआं, तो हम पीछे की ओर जाते हैं। ये खासकर जो भेदभाव को देखा होगा खासकर आरएसएस प्रमुख ने और महसूस किया होगा कि ग्रामीण इलाकों में आज भी ये बातें निकलकर सामने आती। देखिए शहरीकरण में तो अब ये कुआं वाली पद्धति आप मत मानिए कि कुएं तो अब यहाँ पर मौजूद नहीं कि यहाँ पर जल भरने के लिए कुएं पर जाएंगे तो ऐसी बातें निकल गई, लेकिन गांव में ये बातें प्रभावित करती हैं। खासकर एक और भी होता है, कई धार्मिक कार्यक्रमों में कुआं पूजन का भी जो कार्यक्रम रखा जाता है उसमें भी अलग अलग कुओं की बात पहले आती रही, उदाहरण दिया है तो आती रही ऐसी बातें। तो उनका ये मानना है कि शमशान घाट भी जो है अलग अलग ना हो। देखिए आज के परिवेश में भी हम देखें तो अलग अलग शमशान घाट रहते हैं, सामाजिक रूप से समाज के वर्ग के हिसाब से अलग अलग शमशान घाटों में आज भी अंतिम संस्कार किया जाता है। मंदिर की बात है, कुछ जगह पर ये बातें निकलकर सामने आई होंगी इनमें कि मंदिरों में भी भेदभाव हो रहा है और मंदिरों में भी ऐसा लगता है कि जातिगत रूप से कहीं ना कहीं रोक लगती है। तो उन्होंने ये एक बहुसंख्यक के रूप से नहीं कहा, एक बहुत बड़े परिदृश्य के हिसाब से देखा है कि आगे ऐसी तमाम चीजें ना आए और हम पुरातन में उस प्राचीन परंपरा की ओर बात करें कि जहां माता सबरी भी भगवान श्री राम को बेर खिला रही हैं, वो भी झूठे, और झूठे बेर खाने के बाद भी भगवान राम प्रसन्न हो रहे हैं। तो वो समरस समाज, समरसता का जो भाव है आरएसएस प्रमुख को लाना चाहते हैं और किसी प्रकार जाति में लोग न बटे वो चाहते हैं और इसी विचार को लेकर उन्होंने कहा। देखिए राजनीतिक दल जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आरएसएस प्रमुख का एक ये बड़ा बयान नहीं, एक सुधारवादी आंदोलन की ओर रुख है जिसमें कि आरएसएस सदैव लगे हुए रहता है। क्योंकि आरएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं किसी न किसी घर में जाते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, लेकिन वहां जाति बंधन कोई भी नहीं देखा जाता है। नहीं देखिए, ये अगर हम मोहन भागवत जी के इस पूरे बयान को देखें और इसको टटोलें तो इतिहास की एक काली तस्वीर की ओर भी ये बयान इशारा करता है जो देश ने देखा है और उसके परिणाम देश ने भुगते हैं। आप देखिए ये जो तस्वीर है हमारी, ये पहले ऐसी नहीं रही। अगर आपने रामायण काल का जिक्र किया है तो वहां निषाद राज भी थे, जो आदिवासी राजा थे, जो वनवासी राजा थे और भगवान श्री राम के मित्र थे, और उन्होंने कोई मित्रता वनवास के दौरान नहीं बनाई थी,
मित्रता गुरुकुल के दौरान थी। तो ये तब की तस्वीर है जहां पर एक आदिवासी और एक उच्च कुल जो राजा के घर के पुत्र थे, राजकुमार थे, वो साथ में बैठकर पढ़ाई करते थे, साथ में बैठकर जीवन को आगे बढ़ाते थे। ऐसे उदाहरण सामने आते हैं। इसके बाद आपने माता सबरी का भी उदाहरण दिया। तो भारत इतना सशक्त और इतना मजबूत सामाजिक समाज हुआ करता था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारे देश में जब कालांतर में चीजें बदली, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, 200-500 सालों की बात करें, मुगल आए देश में, इसके बाद अंग्रेज आए देश में, डच आए देश में, और जब ये विदेशी आक्रांताओं का यहाँ पर आक्रमण हुआ, तो इन्होंने जो सबसे गहरी चोट पहुंचाई थी वो हमारे समाज को पहुंचाई थी, क्योंकि उनके लक्ष्य की जो सबसे बड़ी प्राप्ति थी वो इसी से होती थी। अगर आप देखें कि जिस वक्त मुगल भारत में आए थे, उस वक्त भारत की क्या तस्वीर थी? भारत अखंड नहीं था, भारत रियासतों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, अपने अपना राज चला रहे हैं। बगल वाले के राजा में आपका कोई और मुगल वहां पर आक्रमण कर रहा है, विदेशी आक्रता आप पर आक्रमण कर रहा है, आप उसकी मदद के लिए नहीं जा रहे हैं, आप अपने राजपाट में खुश हैं। तो ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई थी। ये उस दौर की तस्वीर है। इसके बाद जब अंग्रेज आए, तब भी कुछ हद तक यही तस्वीर थी। रियासतें अपना अपना चलाने में लगी रहती थी। तो इसने कहीं ना कहीं देश को कमजोर करके रख दिया, और शायद यही वजह थी हमने 200 साल अंग्रेजों की गुलामी झेली, 700 साल हमने मुगलों की गुलामी झेली। लेकिन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 सालों से देश में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से देश की सत्ता में है, और इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ये पुरानी गलतियां थी, अब इनसे ऊपर उठा जाए। एक सशक्त सामाजिक समरसता का यहाँ पर निर्माण किया जाए, जहां पर जाति का कोई बंधन ना हो, जहां पर कोई क्षेत्रवाद का भेदभाव ना हो। क्योंकि आप देखिए तमाम बातें इस समय देश में ये नजर आ रही। मोहन भागवत का जो बयान है, ये कोई इत्तेफाकन बयान नहीं आया कि वो कहीं से सोकर आ रहे थे, उठे और उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने जो हालिया तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, आप तमिलनाडु में देखिए लगातार ये बातें निकल कर आ रही है, भाषाई जो भेदभाव है ये निकल कर सामने आ रहा है। महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। कल तो मैंने देखा कि एक शख्स बेंगलोर में, सोशल मीडिया पे तमाम जगह वीडियो वायरल है, उसमें वो शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर बेंगलोर में रहोगे तो हिंदी कहना होगा। एक शख्स कहता है चेन्नई में रहोगे तो तमिल कहना होगा। एक शख्स कहता है कि मुंबई में रहना है तो मराठी कहना होगा। तो इस तरह का जो भाषाई भेदभाव निकल कर आ रहा है। जो राजनीति की आपने बात की है, विपक्ष पूरा यही खेल चला रहा है। आपको दलित बताया जा रहा है, आपको आदिवासी बताया जा रहा है, आपको ओबीसी बताया जा रहा है। मोहन भागवत चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक समाज है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत है एकता की, क्योंकि इसी समाज ने, इसी सनातन धर्म ने सार्वभौम का पूरा सिद्धांत दिया है, वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया है। तो उस सिद्धांत को पुनर्जागृत किया जाए। और एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर, ये एक उदाहरण है जिसके तहत उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एकता का जो सूत्र है, एकता का जो पाठ है, जो भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की मूल भावना में निहित है, उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। और फिर आप देखिए कि आज जो तमाम साधु संत भी है, हमारे जो उपदेशक है, प्रचारक है हिंदू धर्म के, वो भी यही बात कह रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने तो पूरी पदयात्रा निकाली थी। उन्होंने यही कहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो आप जातिगत बंधन से उठिए, आप अपने आप को हिंदू मानिए, आप अपने आप को भारतीय मानिए, आप अपने आप को एक देश का एक नागरिक मानिए। इससे तस्वीर भी बदलेगी। और जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को बांटने की कोशिश कर रही हैं, वो तो चाहती हैं कि भारत में लोग जातिगत तौर पर बढ़ जाएं, भारत में लोग भाषाई तौर पर बढ़ जाएं। लेकिन जो अनेकता में एकता का भारत का एक पूरा संवाद कर रहा है, जो भारत का इतिहास रहा है, मोहन भागवत का ये बयान मुझे लगता है कि उसी ओर इशारा कर रहा है, और राजनीतिक दलों को भी इससे सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने बात की तो उस दौर की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई भारत में, उसके बाद उसने शासन भारत पर जमा लिया, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात टकराव की और बिखराव की थी कि फूट डालो और शासन करो की नीति। और वो रियासतों में जिस तरह से राजाओं के बीच में फूट डालने का एक जो क्रम किया, और कबीलों में जिस तरह से क्रम किया, तो अलग अलग तरह से जिस तरह से बिखराव हुआ, तो ये अंग्रेजों की नीति थी। और उस अंग्रेजों की नीति के चलते भारत को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा और हम गुलाम भी रहे। लेकिन जब हम धीरे धीरे एकता के बंधन में बंधने लगे और एकता हमारे में आई, तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और तमाम लोगों ने मिलकर जब अंग्रेजों के खिलाफ समझा कि ये तो शासन करने की इनकी नीति है, तो उसके बाद एक हुए। और एक होने के बाद जब भारतीयता के लिए, आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुआ, उसमें किसी प्रकार की जाति पाति धर्म की बात नहीं की गई, सभी एक हुए और उसके बाद वो आंदोलन हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ।
तो वो जो पुरातन की बात है, वो जो अब इस समय वर्तमान राजनीति में कहीं ना कहीं एक दल जो है वो हावी होने की कोशिश करता है। ये जो जाति पाति की बात जो हो रही है वो बताना चाह रहा है कि आप सर्वशक्तिशाली, जातियां बटेंगी तो पता चलेगा कि 10,000 ये हैं, 10,000 20,000 ये हैं, तो आप अपना पावर दिखाइए। और राजनीतिक दल जो हैं अब इसी के सारे सत्ता लेना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की ऐसी नीतियां नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि भाई हम एक हो जाएंगे, एक होंगे तो ज्यादा पावरफुल रहेंगे। और जब आपने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, वही बात निकल के सामने आई है। और भारत का सिद्धांत भी यही रहा है कि पूरा एक समुचित, पूरा इस तरह से पूरा काम किया जाए। देखिए आचार्य चाणक्य वगैरह ने भी तो यही काम किया है ना, जो सभी रियासतों को एक करके को मजबूत रहेंगे। और हमारा जो भारत का संविधान है वो संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र की बात इसलिए तो करता है कि संघ में राज्य है, एक केंद्र है और केंद्र से उसके बाद राज्य जुड़े हुए हैं। जातियों में नहीं बटे ना, आज हम रियासतों में नहीं, आज हम जातियों में बट गए हैं। और आप देखिए कि क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप मैनिफेस्टो उठाकर देखेंगे तो भाजपा ने कभी किसी जातिगत वोट बैंक की ओर इशारा नहीं किया। भाजपा के मुद्दों में आप 370 देखते थे, भाजपा के मुद्दे में आप यूसीसी देखते थे, राम मंदिर का मुद्दा रहता था, आतंकवाद के खिलाफ मुद्दे रहते थे, गरीबी बेरोजगारी, ये तमाम मसले रहते थे। लेकिन 2025 में भी आकर जब हम विकसित भारत की संकल्पना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 2047 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है, तब भी आप देखिए कि एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो ओबीसी, दलित, आदिवासी, इन दलों को लेकर, इन जातियों को लेकर पूरे वर्ग को बांटकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो दूसरी सबसे बड़ी, अगर देश के हम विपक्ष की पार्टी की बात करें तो वो फिलहाल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। नाम समाजवादी पार्टी है लेकिन फॉर्मूला पीडीए का चल रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तमाम इतना ज्यादा बंटवारा आप मानसिकता में लेकर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसको दूर करने की, मुझे लगता है कि दूर करने की बेहद जरूरत है। और ये दूर होगा तभी भारत एक होगा, और भारत एक होगा तो विकसित भारत की जो संकल्पना प्रधानमंत्री ने की वो निकल के आएगी। और मैं मानता हूं कि आरएसएस प्रमुख का ये जो बयान है सिर्फ बयान नहीं है, उनके जो स्वयं सेवक हैं इस काम पे लग चुके हैं और वो लगातार काम कर भी रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का फॉर्मूला है। मुझे लगता है इसे भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी जो योजनाएं हैं उनके जरिए आगे लेकर जाना चाहिए। और तमाम विपक्षी दलों को भी एक नसीहत है कि अब तो आप सुधर जाइए, सत्ता के मुंह से थोड़ा ऊपर उठिए और समाज की समरसता के लिए भी कदम बढ़ाइए। हालांकि विपक्ष इसे कितना सही लेता है, क्योंकि विपक्ष को तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही कहीं ना कहीं उन्हें विपरीत लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस लिहाज से मोहन भागवत ने हिंदू समाज से, हिंदू धर्म के लोगों से इस पूरे फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की एक मुहिम यहाँ पर कवायद की है, मुझे लगता है जाहिर तौर पर जो तमाम संगठन भी काम कर रहे हैं, बदलाव तो एक आएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ